सबसे पहला जो समुच्चय आता है वो है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। तो बच्चों, आपको राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय जो भी ज्ञात करने हैं तो उसमें आपको जो कंसेप्ट है, जैसा कि यहाँ पर लिख रखा है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, तो उसको आपको ध्यान से सुनना होगा और ध्यान से समझना होगा। आप एक एक चीज को आराम से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आपको वो तीनों जो हमने तादाद में पढ़े थे वो आपको आते हैं, तो आप इनको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर है कि किसी देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में उत्पादित होने वाली वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ये जो यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद, तो उसी से आप इसकी परिभाषा का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है बाजार कीमत, मतलब यहाँ पर क्या होगी, कोई भी जो देश में उत्पादित जो अंतिम वस्तु और सेवाएं हैं उसकी कौन सी कीमत, बाजार कीमत। और सकल घरेलू उत्पाद अर्थात देश की क्या, घरेलू सीमा के अंतर जो भी अंतिम वस्तु और सेवाएं उत्पादित हो रही हैं, जिसमें मूल्यह्रास भी शामिल है क्योंकि ये सकल है, तो उसके बाजार कीमत को हम क्या कहते हैं, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। समझ में आया? आप ये जो नाम है उसी से आप इसकी डेफिनेशन फॉर्मेशन कर रहे हैं। आपको अंतिम वस्तु और सेवा जो उत्पादित हुई है वर्ष भर के अंतर्गत वो तो आपको लिखना ही लिखना है, साथ में उनकी बाजार कीमत। और घरेलू उत्पाद का मतलब होता है देश की राष्ट्रीय सीमा के, देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत। ठीक है बच्चों, इसमें मूल्यह्रास भी शामिल होता है। जैसा मैंने आपको कहा कि ये सकल है, ये क्या है, ग्रॉस। ठीक है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, और एमपी है इसलिए ये हो गया मार्केट प्राइस। इस तरीके से इसको लिखना है। तो इसमें मूल्यह्रास भी शामिल है क्योंकि ये क्या है, ग्रॉस। आ रहा है बच्चों समझ में? अर्थात अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को उनके बाजार मूल्य से गुणा कर दिया जाता है तो जीडीपी का अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे हमने उत्पादन विधि में देखा था कि हम क्या करते हैं, जो भी वर्ष के दौरान देश में अंतिम वस्तु और सेवाएं उत्पादित होती हैं उसको उसके बाजार मूल्य से क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो भी है कि बाजार में जो भी अंतिम वस्तु और सेवाएं उत्पादित हो रही है उनको क्या करते हैं, उसके बाजार मूल्य से गुणा कर देते हैं, तो जीडीपी का अनुमान लगाया जा सकता है। इसी तरह जीडीपी एट एमपी ज्ञात होता है। आगे बच्चों समझ में, जीडीपी एट एमपी ज्ञात करने का फॉर्मूला कीमत को अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा है जो भी उत्पादित हो रही है देश में उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जीडीपी एट एमपी आ जाता है। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। जो हमने समष्टि अर्थशास्त्र तादाद में पढ़ा था उसके आधार पर इसके 3 सूत्र हम ज्ञात कर सकते हैं। हम यहाँ पर तीनों सूत्र से सारे जो यहाँ पर समुच्चय दे रखे हैं उनको सभी को हम तीनों सूत्र से ज्ञात करेंगे। आपको तीनों सूत्र आने चाहिए क्योंकि आपने समष्टि अर्थशास्त्र तादाद में पढ़ा है ना, तो आप उन तीनों सूत्र से सभी जो हमारे समुच्चय है उनका फॉर्मेशन करेंगे कि किस तरीके से इसको ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर देखेंगे तीनों सूत्र इसके, बहुत ईजी है इसको बनाना। सबसे पहले हम ये देखेंगे जी है, ग्रॉस है, तो हम इसको शुद्ध से ज्ञात करेंगे। तो शुद्ध के लिए हम क्या करेंगे, एनडीपी एट एमपी लिख देंगे। जी की जगह हमने क्या लिख दिया, एन, मतलब हम इसको किससे ज्ञात कर रहे हैं, जी को शुद्ध से ज्ञात कर रहे हैं, ग्रॉस को हम नेट से ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब नेट में हम क्या जोड़ते हैं तो ग्रॉस आ जाता है, डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन क्या होता है, शामिल होता है। तो हमने एनडीपी एट एमपी अर्थात बाजार मूल्य पर जो शुद्ध घरेलू उत्पाद है उसमें हमने मूल्यह्रास जोड़ दिया तो हमारा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें एमपी जो है वो एनडीपी पे ले लिया। आगे बच्चों समझ में, तो ये एन और जी है, इन दोनों का जो अंतर है वो क्या होता है, डेप्रिसिएशन होता है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हमें इसमें जोड़ना है। ग्रॉस क्या होता है, बड़ा होता है, तो बड़ा ज्ञात करने के लिए जो नेट जो कि छोटा होता है उसमें हम डेप्रिसिएशन को जोड़ देते हैं। तो एक फॉर्मूला तो इसका ये हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला और देख लेते हैं इसका। अब हम यहाँ पर डी, डोमेस्टिक और नेशनल, जैसा हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, डोमेस्टिक में आता है घरेलू सीमा और नेशनल में आता है राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, तो अब इसको हम राष्ट्रीय सीमा से ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ कर देंगे जी एन पी एट एम पी। बाकी सब चीज़ें वही रहेगी, केवल हमने डी की जगह क्या कर दिया है, यहाँ पर एन कर दिया है। नेशनल,
चूंकि नेशनल क्या होती है, बड़ी अवधारणा होती है, और डोमेस्टिक क्या होती है, छोटी अवधारणा होती है। तो डोमेस्टिक और नेशनल का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, NFIA, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। डोमेस्टिक में तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय शामिल नहीं होती है, लेकिन नेशनल में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय क्या होती है, शामिल होती है। यही हमने पढ़ा था। तो हम क्या करेंगे, जो नेशनल है उसमें से हम क्या कर देंगे, NFIA को घटा देंगे, क्योंकि डोमेस्टिक में वो शामिल नहीं होती है। डोमेस्टिक क्या है, छोटी अवधारणा है, जबकि नेशनल एक बड़ी अवधारणा है। तो हम यहाँ NFIA इसको हम घटा देंगे। आ रहा है बच्चों समझ में। इसके बाद जो हमारी जो तीसरी अवधारणा है उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तीसरा जो फॉर्मूला है वो कैसे फॉर्म करेंगे। अब हम यहाँ मार्केट प्राइस है उसकी जगह क्या कर देंगे, FC, अर्थात हम यहाँ पर कर देंगे फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत। तो मार्केट प्राइस तो क्या होती है, ज़्यादा होती है, और फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, कम होती है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं ये चीज़ भी। तो हम यहाँ पर बाकी सब चीज़ें ऐसे कैसे रखेंगे, GDP at FC। ठीक है, मार्केट प्राइस ज़्यादा है इसीलिए इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, क्योंकि हम मार्केट प्राइस याद कर रहे हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जुड़ जाएगा। यदि हम इसको दूसरी तरीके से लिखें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, GDP at FC, इसमें से क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स तो जुड़ जाएगा और सब्सिडी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। आ रहा है बच्चों समझ में कि हम GDP at FC में जो अप्रत्यक्ष कर है उसको तो हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और सब्सिडी को माइनस कर देते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो GDP at MP आ जाएगी। आगे बच्चों समझ में। तो ये तीनों जो हमने विधियां देखी हैं, जो हमने समष्टि अर्थशास्त्री तादात्म्य में भी देखा था कि शुद्ध से किस में पहुंचना, सकल में पहुंचना, या सकल से शुद्ध पे पहुंचना, घरेलू से राष्ट्रीय या राष्ट्रीय से घरेलू, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस। तो ये तीनों जो विधियां हैं उसके द्वारा हम सारे समुच्चय के फॉर्मूले निकाल सकते हैं। और एक फॉर्मूला आपके सामने लिखा ही था कि कीमत को हम अंतिम वस्तु और सेवाएं जो उत्पादित होती हैं देश में उससे गुणा कर देते हैं, तो GDP at MP आ जाता है। आगे बच्चों समझ में। अब दूसरा समुच्चय देखें और उसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। जो दूसरा समुच्चय है वो है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, GNP at MP। अब हमने क्या देखेंगे, अभी हमने देखा था बाजार कीमत पर सकल घरेलू, अब यहाँ देखेंगे राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इसकी परिभाषा भी आप इस तरीके से बनाएंगे कि देश में, किसी देश में एक वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा जो भी अंतिम वस्तु और सेवाएं उत्पादित की जाती है उसके बाजार मूल्य को क्या कहते हैं हम, बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें घरेलू सीमा नहीं आएगी, बल्कि जो देश की नागरिकता प्राप्त लोग हैं, जो कि चाहे देश में रह रहे हो चाहे वो विदेशों में रह रहे हैं, उनके द्वारा जो अंतिम वस्तुएं सेवाएं उत्पादित की जाती है उसकी बाजार कीमत होती है बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर यही है कि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अर्थ है एक वर्ष में किसी देश की अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य और विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय का योग। अर्थात यहाँ एक देश के सभी सामान्य निवासियों, चाहे वे विश्व के किसी भी भाग में रह रहे हों, राष्ट्रीय उत्पाद का अनुमान लगाया जाता है। हमने पहले GDP at MP देखी थी, उसमें क्या था, देश की घरेलू सीमा। अब हम GNP at MP देख रहे हैं, बात वही है, केवल डोमेस्टिक से क्या हो गया, नेशनल। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को उसमें जोड़ देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा। किस पर, बाजार कीमत पर। बाकी सब चीजें तो वही है। आ रहे हैं ना बच्चों समझ में। तो इसको यदि हम ज्ञात करते हैं, हमको ज्ञात करना है GNP at MP। ठीक है, चूंकि ये भी क्या है, ग्रॉस है, सकल है, तो इसमें भी मूल्यह्रास क्या होगा, शामिल होगा। आगे बच्चों समझ में। इसके बाद है GNP at MP। तीनों फॉर्मूले हम यहाँ करेंगे, GNP at MP। ठीक है, पहला वही ग्रॉस वाला जिसमें हम क्या करेंगे, NNP और MP है, बाकी सब चीज़ वही रहेगा, केवल ग्रॉस नेट चेंज होगा। इसमें हम डेप्रिशिएशन को जोड़ देंगे। जो डेप्रिशिएशन है, मूल्यह्रास यहाँ पर जुड़ गया है, तो यहाँ पर हमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात हो गया है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से। ठीक है, दूसरा जो कि इंपॉर्टेंट है, अभी हमने देखा है GDP at MP। पहला वाला हमने GDP at MP ही देखा था ना, उसमें हमने क्या जोड़ दिया था, NFIA, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को क्या होता है, जोड़ देते हैं, तो हमें GNP at MP ज्ञात हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, यदि बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद GDP at MP में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़ दिया जाए तो बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP at MP ज्ञात हो जाता है। क्यों जोड़ दिया जाता है, क्योंकि जो घरेलू है उसमें केवल देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत आता है, जबकि जो राष्ट्र है उसमें देश के निवासियों द्वारा जो उत्पादन है वो शामिल किया जाता है। NFIA क्या होता
है कि जो विदेशी लोग हैं जो कि देश में उत्पादित करते हैं जो वस्तुएं, और जो देश के लोग हैं जो विदेशों में उत्पादित करते हैं, उनका जो अंतर होता है वो ही होता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, तो हम डोमेस्टिक में NFIA को जोड़ेंगे तब जाके हमें नेशनल ज्ञात होगा। यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखा हुआ भी है, देखो जो मैंने लिखा है GNP एट MP, GDP एट MP में हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय NFIA को जोड़ देंगे। इसका जो तीसरा तरीका होता है जो कि अभी हमने देखा था, हम यहाँ पर सब चीज़ वही रखेंगे, अब हम इसको FC के आधार पर देखेंगे। तो वही MP बड़ी अवधारणा ज्ञात करनी है तो हम इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देंगे, या फिर वही दूसरे तरीके से GNP एट FC में इनडायरेक्ट टैक्स तो जुड़ जाएगा और सब्सिडी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। इन दोनों का जो अंतर है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो ये तीनों जो फॉर्मूले हैं उसके आधार पर भी हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, बाजार मूल्य पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है बच्चों, आपको एक फॉर्मूले के साथ साथ 3 फॉर्मूले और याद करने हैं ताकि कि आपको हर चीज़ें हर डायमेंशन में समझ में आए। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, अभी हमने GNP एट MP ज्ञात कर लिया, अब GNP एट MP से हमें क्या ज्ञात करना है, NNP एट MP। जैसा कि अभी हमने देखा था पिछले वीडियो में, NNP एट MP में हमने डेप्रिसिएशन जोड़ दिया था तो GNP एट MP आ गया। अब हम इसका उल्टा कर देंगे कि NNP एट MP ज्ञात करने के लिए GNP एट MP में से डेप्रिसिएशन को घटा देंगे, क्योंकि जो सकल है वो तो बड़ी अवधारणा होती है जबकि शुद्ध है वो छोटी अवधारणा ज्ञात होती है। छोटी अवधारणा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी अवधारणा में से डेप्रिसिएशन को घटा देंगे, तो वो हमें ज्ञात हो जाएगा बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। आगे बच्चों, शुद्ध का मतलब क्या होता है, जिसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि बाजार कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है तो बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP एट MP प्राप्त होता है। NNP एट MP का जो पहला जो फॉर्मूला है जो हमने समझाया था वो यहाँ लिखा हुआ भी है कि GNP एट MP में से हम डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, घटा देंगे। यहाँ फिर से हम वो तीनों फॉर्मूले लिख लेते हैं ताकि कि आपके दिमाग में फिट हो जाए। क्या ज्ञात कर रहे हैं हम यहाँ पर, बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, पहले में हम क्या करेंगे, GNP एट MP है उसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे, क्योंकि हम ग्रॉस से हम नेशनल ज्ञात कर रहे हैं, नेट ज्ञात कर रहे हैं, तो GNP एट MP में से हमने डेप्रिसिएशन घटा दिया तो नेट ज्ञात हो जाएगा। ग्रॉस में क्या होता है, डेप्रिसिएशन शामिल होता है, जबकि नेट में डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास शामिल नहीं होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम जो दूसरा फॉर्मूला है उसके अंतर्गत हम ये क्या करेंगे, NNP की जगह हम NDP कर देंगे। NDP, यहाँ जो N है नेशनल है और यहाँ है डोमेस्टिक, तो इसमें हम क्या कर देंगे, NFIA जोड़ देंगे। जब बड़ी अवधारणा ज्ञात करते हैं तो जोड़ दिया जाता है, जब छोटी ज्ञात करते हैं तो घटा दिया जाता है। या हम नेशनल बड़ी अवधारणा राष्ट्रीय अवधारणा ज्ञात कर रहे हैं तो डोमेस्टिक में NFIA को जोड़ देंगे। आ रहा है बच्चों समझ में। इसके बाद हम NNP एट MP, जैसा कि अभी हमने पिछले वीडियोस में भी, पिछले जो समुच्चय है उसमें भी देखा था कि NNP एट FC है। ठीक है, इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स है वो जुड़ जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं NNP एट FC में इनडायरेक्ट टैक्स तो घट जाएगा और जो सब्सिडी है वो जुड़ जाएगी। ठीक है, उल्टा हो गया। NNP एट FC में इनडायरेक्ट टैक्स तो जुड़ जाएगा और सब्सिडी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या आ जाएगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आगे बच्चों समझ में, यहाँ पर भी हमने इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ दिया था और सब्सिडी क्या हो गई थी, माइनस हो गई थी। इसी तरीके से हम इसमें भी यही करेंगे, तभी नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएगा, जुड़ के, क्योंकि FC है वो छोटी अवधारणा होती है और MP क्या होती है, बड़ी अवधारणा होती है। आगे बच्चों समझ में, तो इस तरीके से हम बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ये 3 फॉर्मूले द्वारा भी ज्ञात करेंगे। इसके बाद है कि NNP एट MP एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश में सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है जिसमें मूल्यह्रास को शामिल नहीं किया जाता। इसकी यदि डेफिनेशन लिखनी है तो हम ये लिखेंगे कि बाजार कीमत पर जो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है वो क्या है, एक देश में देश के जो निवासियों हो, क्योंकि ये राष्ट्रीय इसलिए, देश के सामान्य निवासियों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन है जिसमें कि मूल्यह्रास को शामिल नहीं किया जाता है। आ रहा है बच्चों समझ में, सेवाओं का बाजार मूल्य है यहाँ पर और इसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं होता, इसीलिए क्या है, ये शुद्ध है।
आगे बच्चों समझ में। इसके बाद जो चौथी जो अवधारणा आती है बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। अभी हमने एनएनपी एट एमपी बाजार कीमत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद याद किया, अब हमें एनडीपी एट एमपी अर्थात बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद याद करना है। तो हम क्या करेंगे, जो राष्ट्रीय हमने याद किया था उनमें से एनएफआईए को घटा देंगे तो हमारा घरेलू उत्पाद हो जाएगा। अब इसकी डेफिनेशन भी हम इस तरीके से दे सकते हैं कि एक देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं किसके द्वारा, देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, क्योंकि यहाँ क्या है, घरेलू है, उत्पादित जो भी अंतिम वस्तु और सेवाएं हैं उसका बाजार मूल्य क्या कहलाता है, एनडीपी एट एमपी, और इसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं होता क्योंकि ये क्या है, शुद्ध की अवधारणा है। ठीक है, शुद्ध की अवधारणा है, इसका मतलब मूल्यह्रास शामिल नहीं होता। घरेलू है अर्थात देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत, बाजार कीमत है अर्थात यहाँ हम बाजार मूल्य देख रहे हैं। आगे बच्चों समझ में। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है एनडीपी एट एमपी। तो इसके तीनों फॉर्मूले हैं वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं वापस से। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर वाइज ही चलेंगे, जीडीपी एट एमपी, एन है ना हमारा, जी लगा देंगे यहाँ पर और इसमें से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे क्योंकि हम शुद्ध ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, जो दूसरा है वो है हमारा एनएनपी एट एमपी, जो डी है उसकी जगह हम एन लिख देंगे और इसमें से एनएफआईए को घटा देंगे क्योंकि ये क्या है, घरेलू सीमा के अंतर्गत ज्ञात कर रहे हैं ना कि राष्ट्रीय में से, इसलिए राष्ट्रीय में से एनएफआई को घटा देंगे। जो तीसरा जो फॉर्मूला है हमारा, जो कि हम अभी तक लिखते आ रहे थे, एनडीपी एट एफसी है, उसमें हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जुड़ जाएगा तभी मार्केट प्राइस आएगा, या फिर हम कह सकते हैं एनडीपी एट एफसी में से इनडायरेक्ट टैक्स तो जुड़ जाएगा और सब्सिडी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। ये दोनों फॉर्मूले एक ही है। ठीक है, आप दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं। आगे बच्चों समझ में। तो ये जो तीनों फॉर्मूले हैं उसके द्वारा हम एनडीपी एट एमपी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि एक देश के घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का क्या, बाजार मूल्य, देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य, क्योंकि यह बाजार कीमत दे रखी है जिसमें मूल्यह्रास को शामिल नहीं किया जाता क्योंकि ये शुद्ध है। बाजार कीमत पर जीडीपी में से मूल्यह्रास को घटा दिया जाए तो बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। जीडीपी एट एमपी जो हमने पहला वाला फॉर्मूला लिखा है उस तरीके से हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। जीडीपी एट एमपी में से डेप्रिसिएशन को घटा सकते हैं, या फिर एनएनपी एट एमपी जो कि हमने पहले ज्ञात किया था, एनएनपी एट एमपी, तो उसमें से एनएफआईए को हम घटाकर भी क्या ज्ञात कर सकते हैं, बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात कर सकते हैं। और तीसरा फॉर्मूला भी आपको बता दिया गया है। आपको तीनों फॉर्मूले बनाने आने चाहिए, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको बार बार। पहले आप तीनों जो तादाद में है उनको याद कीजिए और इसकी प्रैक्टिस कीजिए कि किस चीज को हम किस तरीके से तीनों फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। तो आगे आता है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद। अभी तक हम बाजार कीमत देख रहे थे, अब हम देख रहे हैं साधन लागत पर। साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद, तो हम इसमें देखेंगे कि मूल्यह्रास शामिल है। घरेलू सीमा का अर्थ क्या होता है, देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की साधन लागत पर। साधन लागत का मतलब होता है कि जो हम उत्पादन के साधन लगाते हैं उनको दिए जाने वाली कीमत। ठीक है, यदि हम क्या करते हैं, उत्पादन के साधन है उनको कीमत दे देते हैं, साथ में हम उसमें वस्तु की जो कीमत है उसमें अप्रत्यक्ष कर भी लग जाता है, अनुदान की राशि है वो भी जोड़ दी जाती है, तो इस तरीके से तो क्या बनती है, बाजार कीमत। क्योंकि कोई भी वस्तु जो उत्पादित होती है मार्केट में आती है तो उसमें अप्रत्यक्ष कर, अनुदान ये लग जाते हैं, तो उसकी जो कीमत है वो बदल जाती है जो कि बाजार मूल्य हो जाती है। लेकिन उससे पहले यदि वस्तुएं जो उत्पादित होती हैं तो उत्पादन के साधन, जिसने कि उसको उत्पादन किया है वस्तु को, उनकी जो कीमतें दी जाती हैं तो वो होती है साधन लागत। आ रहा है बच्चों समझ में। तो यहाँ पर लिख रखा है कि बाजार कीमत पर जीडीपी में से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाए तो साधन लागत पर जीडीपी प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर हम भी इसको क्या करेंगे, जीडीपी एट एफसी को तीनों फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम ऊपर लिख लेते हैं, हमें ज्ञात क्या करना है, जीडीपी एट एफसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ज्ञात करेंगे वही एनडीपी एट एफसी। पहले ये वाला चेंज करेंगे, इसमें हम डेप्रिसिएशन को जोड़ देंगे क्योंकि हम ग्रॉस ज्ञात कर रहे हैं, सकल ज्ञात कर रहे हैं, तो डेप्रिसिएशन इसमें शामिल होगा। अगला फॉर्मूला है उसमें हम जीएनपी एट एफसी में से एनएफआईए को हम घटा देंगे क्योंकि हम डोमेस्टिक ज्ञात कर रहे हैं, घरेलू ज्ञात कर रहे हैं। घरेलू सीमा क्या होती है, छोटी अवधारणा होती है, इसीलिए हमने नेशनल में से एनएफआईए को घटा दिया। जो इसका तीसरा फॉर्मूला है उसमें हम क्या करेंगे, जीडीपी एट जो एमपी है, ठीक है,
उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे और सब्सिडी यहाँ पर जुड़ जाएगी। इनडायरेक्ट टैक्स घट जाएगा, सब्सिडी जुड़ जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं जीडीपी एट एमपी में नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, कि जब हम जीडीपी एट एमपी है, मार्केट प्राइस जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें से हम यदि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को घटा देते हैं तो इस प्रकार से हमारा जीडीपी एट एफसी आ जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है जीडीपी एट एफसी के लिए, जीडीपी एट एमपी में से हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। याद रखना है घटाना है, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट क्या है, छोटी अवधारणा है, जबकि मार्केट प्राइस क्या है, बड़ी अवधारणा है। बड़ी अवधारणा जब ज्ञात करते हैं तो जोड़ते हैं, छोटी ज्ञात करते हैं तो घटाते हैं। ये मैंने आपको बताया ना शॉर्ट ट्रिक, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। आगे बच्चों समझ में, यहाँ पर दे रखा है शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को कैसे ज्ञात करते हैं, अप्रत्यक्ष कर में से अनुदान को घटाकर। ये हम फॉर्मूला समझा चुके हैं कि अप्रत्यक्ष कर में से अनुदान को घटा दिया जाता है। जैसे मैंने आपको पेन का उदाहरण भी दिया था कि ये पेन क्या होता है, जब साधन लागत पर उत्पादित होता है तो इसकी कीमत 10 रुपये होती है, लेकिन जब ये मार्केट में आता है तो उस पर कर लग जाते हैं तो क्या होती है, 13 रुपये हो गई। लेकिन मान लिया सरकार ने इस पर 2 रुपये अनुदान दे दिया तो इसकी कीमत क्या हो जाएगी, 11 रुपये हो जाएगी ना। तो इस तरीके से अप्रत्यक्ष कर में से हमने अनुदान को घटा दिया। 3 जो अप्रत्यक्ष कर लगा था उसमें 2 रुपये अनुदान को घटा देते हैं तो 1 रुपये होता है, और 10 में हम 1 रुपये जोड़ देते हैं तो 11 रुपये हो गया। तो इस तरीके से इसकी बाजार कीमत क्या होगी, 11 रुपये। आ रहा है बच्चों समझ में। तो इस तरीके से हम इस फॉर्मूले द्वारा साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एट एफसी ज्ञात करेंगे। आगे बच्चों समझ में, अगला हम देखते हैं साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। सब चीज वही है, केवल वहां पर क्या था, सकल था, यहाँ पर शुद्ध है। शुद्ध का अर्थ क्या होता है, मूल्यह्रास को शामिल नहीं किया जाता है। फिर से हम इसके फॉर्मेशन कर देते हैं तीनों, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। सबसे पहले हम जीडीपी एट एफसी में से हम डेप्रिसिएशन को घटा देंगे, क्योंकि ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटेगा तो हमारा शुद्ध आ जाएगा। अगला है एनएनपी एट एफसी, उसमें से हम एनएफआईए घटा देंगे, ये भी घटेगा क्योंकि डोमेस्टिक ज्ञात करनी है, घरेलू ज्ञात करनी है। अगला है एनडीपी एट एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी घटेगा क्योंकि हम यहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पर घटेगा क्योंकि हम यहाँ पर क्या छोटी अवधारणा ज्ञात कर रहे हैं। तीनों छोटी अवधारणा है, शुद्ध भी, घरेलू भी और साधन लागत भी। तो तीनों चीज़ों में ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। या फिर हम इसे ये भी लिख सकते हैं, दूसरा जो फॉर्मूला है एनडीपी एट एमपी में से इनडायरेक्ट टैक्स तो घट जाएगा और जो सब्सिडी है वो माइनस प्लस हो जाएगी। इनडायरेक्ट टैक्स घटेगा और सब्सिडी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। यहाँ पर फॉर्मूला इसका वही लिख रखा है कि साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास को घटाकर साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात किया जाता है। एनडीपी एट एफसी ज्ञात करने के लिए जीडीपी एट एफसी में से डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं। जीडीपी एट एफसी में से डेप्रिसिएशन, यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है, बाकी 2 फॉर्मूले भी आप फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब तो इजी वे में समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम तीनों फॉर्मूले लगाकर हम जो हमारे कंसेप्ट हैं उनको ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला है साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी एट एफसी। अभी हमने जो पहले वाली अवधारणा पढ़ी थी वो एनडीपी एट एफसी थी। अब आ गई हमारे जीएनपी एट एफसी, अर्थात साधन लागत पर, मतलब वस्तुओं के जो उत्पादन के जो साधन लगे हैं उनकी कीमतों के आधार पर देश के जो सामान्य निवासियों के द्वारा जो भी उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं हो उसका जो मूल्य है वो कहलाता है साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। सकल है इसका मतलब क्या है, इसमें मूल्यह्रास भी शामिल है। राष्ट्रीय है इसका मतलब क्या है, देश के निवासियों के द्वारा, चाहे वो देश में रह रहे हो चाहे विदेश में रह रहे हो। साधन लागत अर्थात उत्पादन के साधनों की कीमतों के आधार पर। ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए वही तीनों फॉर्मूले हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे एनएनपी एट एफसी, इसमें हम डेप्रिसिएशन को जोड़ देंगे क्योंकि हम जी ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है जीडीपी एट एफसी, इसमें भी हम क्या करेंगे, एनएफआईए को जोड़ देंगे क्योंकि हम एन ज्ञात कर रहे हैं, नेशनल, जो कि बड़ी अवधारणा है, इसीलिए एनएफआईए जोड़ देंगे। इसके बाद जो अगली है उसमें है जीएनपी एट एमपी। एफसी ज्ञात कर रहे हैं तो एमपी के लिए हम इनडायरेक्ट टैक्स को तो घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि हम एफसी याद कर रहे हैं। या फिर जीएनपी एट एमपी में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम घटा देंगे।
क्योंकि एफसी साधन लागत एक छोटी अवधारणा है। तो ये तीनों फॉर्मूले के द्वारा हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर लिख रखा है साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़ने पर, ये वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है कि जो जीडीपी एट एफसी है, जो उसमें हम क्या ज्ञात करेंगे, एनएफआईए जो विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, क्योंकि जो घरेलू सीमा है उसमें जो विदेशों से जो हमें आय प्राप्त हो रही है, चाहे वो देश के लोगों ने प्राप्त की है चाहे वो विदेशों ने, उन दोनों का क्या है, माइनस है। एनएफआईए को जोड़ने पर साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद हमें प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, इसको हम लिखेंगे जीएनपी एट एफसी बराबर जीडीपी और एफसी में विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, एनएफआईए, ये जुड़ जाएगा। और बाकी ये तीनों फॉर्मूले आपको आते ही हैं, तो इस तरीके से भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। आगे बच्चों, इसके बाद आता है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय। जो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है अर्थात एनएनपी एट एफसी, उसको हम राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोगों जो उत्पादन के जो साधन हैं उनको मिलने वाली आय है। जो देश के सामान्य निवासी हैं, जो कि क्या है, हम कह सकते हैं देश की नागरिकता प्राप्त है, उनको क्या प्राप्त होती है, उत्पादन के जो साधन है, वो उत्पादन के साधन उनके मालिक होते हैं, वो उत्पादन के साधन देते हैं, उसके बदले में जो उनको शुद्ध आय प्राप्त हो रही है जिसमें मूल्यह्रास शामिल नहीं होता है, वही देश के लोगों की क्या होती है, राष्ट्रीय आय होती है। इसीलिए एनएनपी एट एफसी को राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। और इसे भी हम वो तीनों फॉर्मूले लगा के ज्ञात कर सकते हैं। पहला जो हमारा फॉर्मूला है वो है जीएनपी एट एफसी, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाता है क्योंकि मूल्यह्रास यहाँ पर शामिल नहीं होता, क्योंकि ये शुद्ध है। ठीक है, इसके बाद जो अगला है वो है एनडीपी एट एफसी में हम एनएफआईए को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। एन और डी है ना, तो डोमेस्टिक में हम एनएफआईए को जोड़ देते हैं तो हमें नेशनल ज्ञात होता है। इसके बाद जो अगला है वो है एनएनपी एट एमपी, उसमें से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स है उसको हम माइनस कर देते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं एनएनपी एट एमपी, इसमें से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को तो माइनस कर देते हैं और सब्सिडी को हम जोड़ देते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार से हम एनएनपी एट एफसी ज्ञात करते हैं। आगे बच्चों समझ में, यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि यदि साधन लागत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त होता है। पहला वाला फॉर्मूला लिखा है कि यदि हम सकल राष्ट्रीय उत्पाद है जो कि है साधन लागत पर, उसमें से हम मूल्यह्रास को माइनस कर दे रहे हैं तो हमें क्या ज्ञात हो जाता है, एनएनपी एट एफसी ज्ञात हो जाता है। ठीक है, इसे हम राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है, एनएनपी एट एफसी। जब हम यहाँ पर आगे पाठ्यपुस्तक के प्रश्नों में भी सॉल्व करेंगे कि जब हम व्यक्तिगत आय ज्ञात करेंगे, निजी आय ज्ञात करेंगे या व्यक्तिगत प्रयोज्य आय ज्ञात करेंगे तो हम एनएनपी एट एफसी हमें ज्ञात होना चाहिए, उसके आधार पर ही हमें सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है? इसके बाद यह लिखा हुआ है कि साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय है। जैसे मैंने आपको बताया कि देश के जो सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में जो भी आय अर्जित की जाती है उत्पादन के साधनों के बदले शुद्ध, तो वो होती है हमारी साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय। ठीक है, इसमें घरेलू सीमा के अंतर्गत तथा बाहर से अर्जित की गई आय भी शामिल होती है। ये एनएनपी है, नेशनल है, इसलिए इसमें घरेलू सीमा के अंतर्गत अर्जित आय और जो विदेशों में जो अर्जित आय है वो दोनों इसमें शामिल होती है देश के निवासियों द्वारा। इसे साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी एट एफसी में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़कर भी ज्ञात किया जाता है। हमने लिख लिया था ना, एनडीपी एट एफसी है जो हमारी साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद में यदि हम एनएफआईए विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़ देते हैं तो भी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। तीनों फॉर्मूले हमें पता है, यहाँ पर दो फॉर्मूलों का मेंशन है, लिखा हुआ भी है कि इसको जीएनपी एट एफसी में से हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तब भी ज्ञात कर सकते हैं। एनएनपी एट एफसी को ज्ञात करने के लिए एनडीपी एट एफसी में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय को जोड़कर भी इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। आ रहे हैं बच्चों समझ में? इसके बाद जो आती है हमारी राष्ट्रीय प्रयोज्य आय। हमने राष्ट्रीय आय ज्ञात कर ली, ठीक है। अब राष्ट्रीय प्रयोज्य आय क्या होती है, अर्थात जो देश के लोगों को जो प्रयुक्त आती है, देश के लोगों के काम आने वाली आय जो है वो क्या होती है, वो यहाँ हम देखेंगे।
राष्ट्रीय प्रयोज्य आय से अभिप्राय है किसी देश की बाजार कीमत पर उस आय से जो उस देश को खर्च करने के लिए उपलब्ध होती है। प्रयोज्य का मतलब ही क्या होता है? खर्च करना, डिस्पोजेबल इनकम, जो कि खर्च करने योग्य होती है। सारी इनकम तो खर्च करने योग्य नहीं होती। जैसे कि हम हमारी आय की बात करें तो हमें जो आय प्राप्त होती है उसमें से यदि हम मान लो कोई जुर्माना दे देते हैं, शुल्क देते हैं या सरकार को टैक्स देते हैं, तो वो जो आय जो सरकार के पास चली जाती है उसको हम खर्च तो नहीं कर पाते हैं। तो इसी प्रकार से राष्ट्रीय आय में से कौन सी आय है जो कि खर्च करने योग्य आय होती है? ठीक है, किसी देश की राष्ट्रीय प्रयोज्य आय उस देश की राष्ट्रीय आय, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर तथा शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण आय का योग है। आपको देखना है कि क्या क्या शामिल होता है इसमें। देश की जो राष्ट्रीय आय है NNPAT-FC जो कि हमने ज्ञात की है, उसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, जो भी अप्रत्यक्ष कर हमें प्राप्त हो रहे हैं, देश लोगों को प्राप्त हो रहे हैं, उसको हम शामिल करते हैं। शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण आय, जो पूरे विश्व से जो हमें आय प्राप्त हो रही है, जो भी बाहर के लोग हमारे देश में आते हैं, वो डोनेशन देके जाते हैं या फिर वो किसी तरीके से हमारे देश की कोई मदद करते हैं, तो इस प्रकार से चालू जो हस्तांतरण आय जो कि शेष विश्व से प्राप्त हो रही है वो राष्ट्रीय आय में शामिल होती है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है वो भी क्या होता है? राष्ट्रीय आय में यदि हम उसको शामिल करते हैं तब हमारी राष्ट्रीय प्रयोज्य आय आती है। आ रहा है बच्चों समझ में? राष्ट्रीय प्रयोज्य आय, इसमें क्या क्या होता है? राष्ट्रीय आय आती है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आता है तथा शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण आय। हस्तांतरण आय में जैसे मैंने आपको बताया कि डोनेशन आता है, अनुदान आता है, आर्थिक सहायता जो दी जाती है विश्व के द्वारा हमारे देश को, तो वो सारी इसमें शामिल होती है। तो आपको फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया कि राष्ट्रीय आय जो कि हमने NNPAT-FC याद की है, उसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो कि सरकार के द्वारा लोगों से वसूले जाते हैं वो, साथ में शेष विश्व से जो भी चालू हस्तांतरण आय प्राप्त होती है, चाहे वो अनुदान के रूप में हो चाहे आर्थिक सहायता के रूप में हो, उन सब तीनों को जोड़ दिया जाता है तो राष्ट्रीय प्रयोज्य आय हम ज्ञात कर सकते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में? इसके बाद आती है व्यक्तिक आय। व्यक्तिक आय जो कि व्यक्तियों की आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय हमने याद कर ली, मतलब देश में जो भी नागरिक हैं देश के, उनके द्वारा जो अर्जित आय है वो होती है राष्ट्रीय आय। अब व्यक्तिक आय मतलब हर एक व्यक्ति की क्या आय होती है, उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे? वह आय जो आय होती है जो एक वर्ष में किसी देश के लोगों या परिवारों को वास्तविक रूप में प्राप्त होती है, जो लोगों को या हमें कह सकते हैं परिवारों को वास्तविक रूप में प्राप्त होती है। राष्ट्रीय आय में से फर्मों और सरकारी उद्यमों को प्राप्त होने वाली आय लाभ का एक अंश व्यक्तियों में नहीं बांटा जाता। अब इसमें हम ये देखेंगे कि राष्ट्रीय आय का एक भाग तो क्या होता है? राष्ट्रीय आय टोटल होती है, उसमें से कुछ भाग होता है जो कि व्यक्तियों का होता है लेकिन उनको मिलता नहीं है, और कुछ भाग है जो कि व्यक्तियों को मिलता है। समझ में आ रहा है कि जो व्यक्तियों को मिलता है उसको तो हम जोड़ देते हैं और जो व्यक्तियों को नहीं मिलता उसको हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। किसमें से? राष्ट्रीय आय में से। ठीक है, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि राष्ट्रीय आय में फर्मों और सरकारी उद्यमों को होने वाली आय लाभ का एक अंश व्यक्तियों में नहीं बांटा जाता। कहने का मतलब है कि व्यक्ति जो फर्मों में काम कर रहा है तो फर्मों को जो लाभ होता है उसका जो अंश है वो व्यक्तियों में नहीं बांटते हैं। अवितरित लाभ जिसे हम कह सकते हैं वो खुद के पास ही रख लेते हैं, तो वो व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता। तो इस अवितरित लाभ को हम राष्ट्रीय आय जो नेशनल इनकम है NNPAT-FC है उसमें से हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, इसे अवितरित लाभ कहते हैं। अतः व्यक्तिक आय की प्राप्ति के लिए अवितरित लाभ को राष्ट्रीय आय में से क्या कर दिया जाएगा? घटा दिया जाएगा, क्योंकि अवितरित लाभ लोगों को प्राप्त नहीं होता। आपको ये याद रखना है कि नेशनल जो इनकम है NNPAT-FC है उसमें से जो लोगों को प्राप्त होता है वो तो जोड़ दिया जाता है, जो लोगों को प्राप्त नहीं होता वो माइनस कर दिया जाता है, तो वो व्यक्तिक आय हो जाती है। सबसे पहले हमने अवितरित लाभ की बात की कि अवितरित लाभ क्या करती है? फर्में खुद ही रख लेती हैं, लोगों में नहीं बांटती हैं। जो आय का उनके लाभ का जो अंश है वो खुद के पास रख लेती हैं, तो लोगों को नहीं मिलता, जिसे हम अवितरित लाभ कहते हैं। तो अवितरित लाभ को हम NNPAT-FC में से माइनस कर देते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार निगम कर परिवारों में नहीं बांटा जाता। जो निगम कर है वो भी परिवारों में नहीं बांटा जाता, तो इसको भी हम माइनस कर देते हैं। अतः इसे भी राष्ट्रीय आय में से घटा दिया जाता है। समझ में आ रहा है? अभी तक हमने अवितरित लाभ को घटाया राष्ट्रीय आय में से, निगम कर को घटाया है। परिवारों और फर्मों को सरकार से लिए गए ऋणों पर ब्याज चुकाना पड़ता है, तो इसे भी राष्ट्रीय आय में से घटा दिया जाता है। अब परिवारों ने क्या किया है? यदि ऋण लिया हुआ है तो उस ऋण का क्या होता है? ब्याज है वो उनको चुकाना पड़ता है। तो परिवारों फर्मों द्वारा सरकार से लिए गए ऋणों पर जो ब्याज चुकाना पड़ता है तो उसे भी हम क्या करते हैं? राष्ट्रीय आय में से माइनस कर देते हैं। लेकिन परिवारों को सरकार और फर्मों से प्राप्त होने वाली अंतरण अदायगी को राष्ट्रीय आय में जोड़ दिया जाता है। इस तरह व्यक्तिक आय की गणना की जाती है। अंतरण आय
जिसको कि हम हस्तांतरण भुगतान भी कहते हैं। हमने भी पहले वाले जो राष्ट्रीय प्रयोज्य आय उसमें भी देखा था, अंतरण और हस्तांतरण मतलब कि बिना किसी उत्पादन के प्राप्त होने वाली आय, जैसे कि पेंशन होती है, छात्रवृत्ति होती है, तो इसके बदले कोई उत्पादन नहीं होता है लेकिन फिर भी लोगों को दी जाती है उनके कल्याण के लिए। तो अंतरण अदायगी सरकार के द्वारा लोगों को दी जाती है बिना किसी उत्पादन के, तो अंतरण अदायगी परिवारों को प्राप्त होती है, इसीलिए हम अंतरण अदायगी को जोड़ देते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में? तो अंतरण अदायगी क्या होती है? व्यक्तिक आय का हिस्सा होती है और वो राष्ट्रीय आय में शामिल की जाती है, तो वो व्यक्तिक आय बनती है। अब व्यक्तिक आय का फॉर्मूला जैसा कि अभी हमने पढ़ा उसके आधार पर कैसे बनाएंगे? राष्ट्रीय आय, इसमें से जो व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता वो माइनस और जो व्यक्तियों को प्राप्त होता है वो प्लस होता है। तो अविक्रय लाभ लोगों को प्राप्त नहीं होता इसलिए माइनस, निगम कर नहीं प्राप्त होता इसलिए माइनस, परिवारों द्वारा ऋणों पर ब्याज नहीं प्राप्त होता इसीलिए माइनस, और अंतरण अदायगी अनुदान प्राप्त होता है इसीलिए हम इसको क्या कर देते हैं? प्लस कर देते हैं। आ रहे बच्चों समझ में? तो इस तरीके से हम व्यक्तिक आय ज्ञात करेंगे। आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए व्यक्तिक आय का, क्योंकि जब हम पाठ्य पुस्तक के प्रश्न सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको पूछना होगा आपसे कि इतनी राष्ट्रीय आय है, अविक्रय लाभ इतना है और निगम कर इतना है, तो आप ज्ञात कीजिए व्यक्तिक आय। तो यदि आपको फॉर्मूला याद होगा, आपको पता होगा कि राष्ट्रीय आय में से जो व्यक्तियों को प्राप्त होता है वो प्लस होता है और जो व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता वो क्या होता है? माइनस होता है। तो इस तरीके से आप व्यक्तिक आय ज्ञात कर सकते हैं। आगे बच्चों समझ में? इसके बाद आता है व्यक्तिक प्रयोज्य आय, जिसे हम कहते हैं खर्च योग्य आय। जैसे हमने राष्ट्रीय प्रयोज्य आय देखा था कि लोगों के, जो देश के लोग हैं उनके लिए जो खर्च करने लायक जो इनकम होती है उसे हम राष्ट्रीय प्रयोज्य आय कहते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्तियों को जो आय प्राप्त हो रही है व्यक्तिक आय, जिसे हमने अभी देखा, उसमें से व्यक्तियों कितने खर्च कर सकते हैं, मतलब कितनी इनकम उनको खर्च करने के लिए प्राप्त होती है, वो होती है व्यक्तिक प्रयोज्य आय, जिसे हम कहते हैं पर्सनल इनकम कौन सी? डिस्पोजेबल, PDI, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। आ रहे बच्चों समझ में? तो हमने देखा जो व्यक्तिक आय है उसमें से क्या होता है? सरकार के द्वारा लोगों से टैक्स ले लिए जाते हैं, तो सरकार वो टैक्स के रूप में यदि लोगों से पैसा ले लेती है तो लोग उसको खर्च नहीं कर पाते क्योंकि वो सरकार के पास चला गया वो आय का अंश। तो जो आय का अंश लोगों के पास बचता है तो वही क्या होता है? व्यक्तिक खर्च योग्य आय अर्थात पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो इसमें से हम क्या करेंगे? जो व्यक्तिक आय है उसमें से जो कर सरकार के द्वारा लिए जाते हैं वो और साथ में जुर्माना, शुल्क, ये सब हमको माइनस कर देते हैं, तो व्यक्तिक खर्च योग्य आय ज्ञात हो जाती है। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पर यही है, व्यक्तिक प्रयोज्य आय वह आय होती है जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार खर्च कर सकते हैं अथवा बचत कर सकते हैं। जो व्यक्ति क्या कर सकते हैं? व्यक्ति के लिए जो प्राप्त होती है जो आय का वह भाग जो कि वो खर्च भी कर सकते हैं, एक ही काम, दो ही काम कर सकते हैं आय में से, या तो खर्च करेंगे उपभोग के लिए या फिर वो बचत करेंगे, तो वह इनकम क्या कहलाती है? प्रयोज्य आय। अर्थात व्यक्तिक प्रयोज्य आय वह आय है जो व्यक्तियों को सभी क्षेत्रों से प्राप्त होती है तथा उनकी आय पर सरकार द्वारा लगाए गए विभिन्न प्रकार के करों या भुगतान करने के बाद बचती है। सरकार के द्वारा कर की राशि ली जाती है, जुर्माना लिया जाता है, शुल्क लिया जाता है, तो वो सरकार को भुगतान कर दिया जाता है। उसके बाद जो आय का पार्ट बचता है व्यक्तिक आय का, वो होती है व्यक्तिक प्रयोज्य आय या खर्च योग्य आय। आ रहे बच्चों समझ में? व्यक्तिक आय में से प्रत्यक्ष करों तथा विभिन्न गैर कर अदायगी जैसे जुर्माना, शुल्क आदि को घटा देती हैं तो व्यक्तिक प्रयोज्य आय प्राप्त होती है। ठीक है? इसमें से एक तो कर अदायगी जो कर दिया जाता है, प्रत्यक्ष कर बोला जाता है इसमें, और गैर कर अदायगी जिसमें जुर्माना, शुल्क ये सब आता है, उसको व्यक्तिक आय में से घटा दिया जाता है। ऐसे याद करेंगे, व्यक्तिक प्रयोज्य आय, व्यक्तिक आय में से व्यक्तिगत कर अदायगी घटा दिया जाएगा और जो गैर कर अदायगी है जिसमें शुल्क और जुर्माना आता है दोनों घटा दिए जाते हैं व्यक्तिक आय में से, तो व्यक्तिक प्रयोज्य आय ज्ञात होती है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक एक स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े हैं। NNP/TEPC हमने पहले ज्ञात किया, उससे हमने देखा कि राष्ट्रीय प्रयोज्य आय कैसे ज्ञात करते हैं, फिर NNP/TEPC से हम व्यक्तिक आय कैसे ज्ञात करते हैं, व्यक्तिक आय से हम व्यक्तिक प्रयोज्य आय कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझते चले जा रहे हैं और आपको भी इसी तरीके से समझना है, अपनी कॉपी में नोट भी करना है, सारी जो डेफिनेशंस हैं उनको याद करना है, साथ में जो सारे फॉर्मूले हैं जैसे हमने फॉर्मेशन बनाया है उनका उस तरीके से आपको आना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है बच्चों? इसके बाद आगे आपके सामने एक सारणी जिसमें स्टेप जैसे मैंने आपको बताया था तो उस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है सकल घरेलू उत्पाद GDP। ठीक है? इसमें हम विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, इसको हम जोड़ देते हैं, GDP में हम ये जोड़ देते हैं तो हमारे पास आ जाता है GNP। ठीक है? GNP में से हम मूल्यह्रास को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP। ये केवल बाजार कीमत की बात हो रही है अभी, तो NNP एट बाजार कीमत है जो मार्केट प्राइस, उस पे हमें NNP एट
मार्केट प्राइस आ जाता है। डेप्रिसिएशन को हमने जीएनपी में क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है, तो हमारा एनएनपी एट मार्केट प्राइस आ गया है। ठीक है, अब इसके अंदर जो अप्रत्यक्ष कर है और उपदान है, चूंकि ये बाजार कीमत है तो इसमें से हम क्या करेंगे, अप्रत्यक्ष कर को तो घटा देंगे, उपदान को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, निवल आय, निवल राष्ट्रीय आय एनएनपी एट एफसी। ठीक है, एनएनपी एट एफसी यहाँ पर हमारी आ जाएगी कौन सी, जिसे हम राष्ट्रीय आय भी कहते हैं, निवल आय लिख रखिए इसमें, नेशनल इनकम, निवल राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी एट एफसी। हमने क्या किया है, जो एनएनपी एट एमपी है उसमें से हमने अप्रत्यक्ष कर को तो क्या कर दिया है, घटा दिया है, और जो उपदान है उसको हमने जोड़ दिया है। ठीक है, अब हमारी एनएनपी एट एफसी, जिसे हम नेशनल इनकम भी कहते हैं, वो ज्ञात हो गई है। उसमें हमें जो लोगों को प्राप्त होता है ना, और जो लोगों को प्राप्त नहीं होता है वो हम देखेंगे। अवितरित लाभ, परिवारों द्वारा निवल ब्याज अदायगी, निगम कर, ये जो तीनों चीज़ें हैं वो लोगों को प्राप्त नहीं होता है, इसका तो हम माइनस कर देते हैं। और जो परिवारों द्वारा प्राप्त अंतरण राशि है इसको हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो ज्ञात हो जाती है व्यक्तिक आय। याद रहेगा आपको, हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो लोगों को प्राप्त नहीं होती वो तो हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और जो लोगों को प्राप्त होती है वो हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो व्यक्तिक आय आ गया। और व्यक्तिक आय में से हम व्यक्तिक कर अदायगी और गैर कर अदायगी इनको हम माइनस कर देते हैं, तो व्यक्तिक प्रयोज्य आय पीडीआई ज्ञात हो जाती है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम यहाँ पर आ जाती है। तो इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप हमने देखा कि एक समुच्चय से शुरू करते हुए हम लास्ट जो व्यक्तिक प्रयोज्य आय है वहाँ पर कैसे पहुँचते हैं। आपको ये फॉर्मूले यदि याद है तो आप इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न में पीछे भी दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ राष्ट्रीय आय से संबंधित समुच्चय यहाँ पर समाप्त होता है। आशा है कि आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। जो चीज़ समझ में नहीं आई तो आप वीडियो रिवाइंड कीजिए, दोबारा सुनिए, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। सारे फॉर्मूलेज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे, हमने अभी आय के बारे में पढ़ा, तो ये आय किस प्रकार की है, वास्तविक आय है या मौद्रिक आय है, मौद्रिक आय और वास्तविक जो आय है उनमें क्या अंतर होता है, उसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।